ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हम कॉन्सेप्ट अब समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। और बीच में यहीं पे हम कवर कर लेंगे क्या ऑर्फेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेसिकली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स इज बेसिकली जो है वो कई क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि आप रिसेप्टर को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला वन है कि आप फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया अगर रखते हैं तो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में आपको इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होगा रिलेटिव पोटेंसी ऑफ द सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए कोई एगोनिस्ट सेलेक्टिव एगोनिस्ट है या उसका एंटागोनिस्ट है। तो ये आपका फार्माकोलॉजिकल बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है और ये सबसे क्लासिकल एंड ओल्डेस्ट अप्रोच है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। इसके एग्जांपल में आप कोट कर सकते हैं, जैसे कोलिनर्जिक में मस्कैर्निक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, एड्रेनर्जिक में अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं तथा हिस्टामिनर्जिक में H1 और H2 हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। मीन्स ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में रिसेप्टर को इस बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि उसका सेलेक्टिव एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट है या नहीं। अब हम बात करते हैं टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे। हमको पता है कि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें लोकेशन वाइज भी, जैसे अगर हम बात करें कार्डियक में, तो कार्डियक जो सेल्स होंगी, जो कार्डियक मसल है उसमें बीटा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्पेशली मिलता है। अगर हम ब्रोंकियल मसल की बात करें तो वहाँ पे ब्रोंकियल स्मूथ मसल की, तो वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर होता है। तो इसी तरीके लोकेशन के बेसिस पे कि हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कौन सा रिसेप्टर है, तो ये बेसिकली टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस है। नेक्स्ट हम देखें तो रेडियो लेबल्ड लाइगेंड बाइंडिंग। रेडियो लेबल्ड लाइगेंड बाइंडिंग में बेसिकली किसी एक रिसेप्टर के जितने सब टाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे 5HT रिसेप्टर के 5HT1, 5HT2, 5HT3, इसी तरीके के कई सब टाइप्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि रेडियो लेबल्ड लाइगेंड बाइंडिंग में मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ हाई एफिनिटी रेडियो लेबल्ड लाइगेंड को रेडियो लेबल्ड कर देते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके के कौन से सब टाइप के रिसेप्टर से वो जाके बाइंड कर रहा है। इसी तरीके के नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो हमको पता लग जाता है कि कौन सा सब टाइप जो है किस लाइगेंड के लिए बाइंडिंग को अलाउ कर रहा है। तो बेसिकली इसमें यह है कि जो सब टाइप्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं रेडियो लेबल्ड लाइगेंड बाइंडिंग से। ट्रांसड्यूसर पाथवे के थ्रू भी हम रिसेप्टर कैसे करते हैं। देखिए बेसिकली ट्रांसड्यूसर पाथवे में अगर हम जैसे बात करें, जैसे मान लीजिए कोई मस्कैरेनिक रिसेप्टर है तो वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का एक एग्जांपल है। निकोटिन एन कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है वो लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल का रिसेप्टर है, जबकि अल्फा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है इसका ट्रांसड्यूसर पाथवे IP3 डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे के थ्रू है, जो कि एंड बाय डिक्रीजिंग CMP, जबकि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पाथवे में इंक्रीज करता है CMP। गाबा ए की बात करें तो वो लाइगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल को प्रमोट करता है, जबकि गाबा बी की बात करें तो इंक्रीज करता है पोटेशियम के कंडक्टेंस को थ्रू जी प्रोटीन। मेनली कि रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद किस इंट्रिंसिक पाथवे को वो स्टिमुलेट कर रहा, उसके बेसिस पे भी ट्रांसड्यूसर के पाथवे के बेसिस पे भी हम रिसेप्टर को कैटेगराइज करते हैं, राइट। जैसे अल्फा एड्रेनर्जिक IP3 DAG के थ्रू वर्क करता है, CMP को डिक्रीज करता है, जबकि बीटा एड्रेनर्जिक साइक्लिक MP को इंक्रीज करता है। गाबा ए की बात करें तो क्लोराइड आयन को इंक्रीज करता है। तो ये इसका इंट्रिंसिक पाथवे है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिकुलर क्लोनिंग। मॉलिकुलर क्लोनिंग में बहुत सिंपल है। इसमें मॉलिकुलर क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर, चूंकि हमको पता है कि रिसेप्टर अल्टीमेटली किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो वो जो डिटेल्ड अमाइनो एसिड सीक्वेंस किसी अगर स्पेसिफिक रिसेप्टर का हमको नोन है तो उसी के सीक्वेंस में थोड़ा चेंजेस करके हम उसको क्या करते हैं, एक क्लोनिंग करते हैं और ये देखते हैं कि उससे कौन सा लिगैंड बाइंड कर रहा है। तो बेसिकली ये जो मॉलिकुलर क्लोनिंग का ये जो टाइप है, ये सीक्वेंस होमोलॉजी, दिस अप्रोच हैज बीन द रिसेंट ईयर रिजल्टेड इन द फ्लड ऑफ रिसेप्टर सबटाइप्स। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और इससे बहुत सारे रिसेप्टर्स हमको पता चले हैं और ऐसे भी रिसेप्टर हमको पता चले हैं जिनके लिए हमको लाइगेंड नोन नहीं है, राइट। तो लाइगेंड नोन नहीं है तो इसके जो, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग टॉपिक में कि हम ऑर्फेन रिसेप्टर को भी पढ़ेंगे, तो इवन रिसेप्टर विदाउट नोन लाइगेंड्स, वो रिसेप्टर जिनका लाइगेंड्स हमको नोन नहीं है, को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ऑर्फन रिसेप्टर में रखते हैं। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स का ये जो टॉपिक है इसमें आपको बेसिकली अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, डाउन रेगुलेशन या डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर को पढ़ना है। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर में बट ऑब्वियस सी बात है कि
पहले तो लड़के ये जान लें कि जो रिसेप्टर होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, वो एक्चुअली सिंथेसाइज्ड भी होते हैं, रिसेप्टर का ब्रेकडाउन भी होता रहता है इंटरनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये मैकेनिज्म थ्रू आउट चलता रहता है। तो बेसिकली अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर जो है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सपोज करिए किसी लंबे समय तक किसी एगोनिस्ट का डेप्रीवेशन रहा, मतलब कमी थी, तो कोई एगोनिस्ट है जो किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब हमने बोल दिया कि वो एगोनिस्ट की लंबे समय तक डेप्रीवेशन था, मतलब कमी थी, तो चूंकि जब कमी थी तो वो रिसेप्टर जो थे वो क्या हो गए, वो सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे ताकि वो उतना ही बैलेंस रोल प्ले कर पाए, क्योंकि वहां पे एगोनिस्ट नहीं है। इन टॉनिकली एक्टिव सिस्टम प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन ऑफ द एगोनिस्ट, अब ये किसी भी वजह से हो, बाई डिनर्वेशन और कंटिन्यूड यूज ऑफ एंटागोनिस्ट, या कंटिन्यू यूज आप एंटागोनिस्ट का करो या प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन किसका हो, एगोनिस्ट का हो, तो वो क्या करते हैं, रिजल्टिंग इन सुपर सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर एज वेल एज द इफेक्टर सिस्टम टू द एगोनिस्ट। वो रिसेप्टर को क्या कर देंगे, सुपर सेंसिटिव बना देंगे, ताकि इतने कम रिसेप्टर होने के बाद भी आपको उतना इफेक्ट मिलता रहे। तो इसके लिए हम बेसिकली जैसे इसके क्लिनिकल रेलिवेंस की बात करें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, तो जैसे आप देखते होगे कि क्लोनिडिन या सीएनएस डिप्रेसेंट या ओपियाइड जो विथड्रॉल सिंड्रोम होता है वो बेसिकली इसी बात पे अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर की वजह से होता है कि हमने वो चीज़ कंटिन्यू ली और कंटिन्यू लेने की वजह से वो चीज़ क्या हो गई, सीएनएस डिप्रेसेंट हमने किया तो बेसिकली वो क्या हो गए, हमारे रिसेप्टर जो थे वो सेंसिटिव हो गए, और सेंसिटिव होने की वजह से वो जो है बाद में विड्रॉल सिंड्रोम शो करते हैं। सडन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोपेनोलॉल इन एंजाइना पैक्टोरिस भी अप रेगुलेशन की बाद में अप रेगुलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व में अनमास्किंग ऑफ द रिसेप्टर और द प्रोलिफरेशन रेगुलेशन, तो ये जो मैकेनिज्म इसके लिए बोली गई कि बेसिकली अप रेगुलेशन के लिए कौन सी मैकेनिज्म है, तो इसके लिए बोला गया कि अनमास्किंग ऑफ रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर मास्क नहीं है, रिसेप्टर अप रेगुलेट हो गए हैं या उनकी सिंथेसिस ज़्यादा हो गई है, तो इसको बोल दिया अप रेगुलेशन, राइट। अब डाउन रेगुलेशन की बात कर लें या डिसेंसिटाइजेशन की, तो डाउन रेगुलेशन या डिसेंसिटाइजेशन में आपका कॉन्टिन्यूड रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा, जो कि कंटिन्यूड अगर रिसेप्टर स्टिमुलेशन है तो जो कि डिसेंसिटाइजेशन या रिफ्रैक्टोरीनेस की वजह बनेगा। द रिसेप्टर बिकम लेस इफिशियंट इन ट्रांसड्यूसिंग रिस्पॉन्स टू द एगोनिस्ट। तो डिसेंसिटाइजेशन में आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि कोई एगोनिस्ट अगर रिसेप्टर से कंटिन्यू ज़्यादा के अमाउंट में बाउंड है तो उसको क्या करेगा, इंटरनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो उसको अंदर ले जाएगा, और अंदर जब ले जाएगा, और ये जो इंटरनलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये केवल किस में होती है, टायरोसिन काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर में, और ये कहीं पे नहीं मिलेगी, राइट। तो ये भी आप बच्चों को याद रखना होगा कि डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर आपने कर दिया है वहाँ पे ड्रग एगोनिस्ट का, और एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ बाउंड होकर इंटरनलाइज हो गया। अब जब इंटरनलाइजेशन के बाद फ्रेश रिसेप्टर की सिंथेसिस होगी तभी वो वहाँ पे रिस्पॉन्स शो करेगा। चूंकि फ्रेश रिसेप्टर की सिंथेसिस जल्दी नहीं होगी तो तब तक हम बोलेंगे कि वो रिसेप्टर क्या हो गए हैं, डिसेंसिटाइजेशन, क्योंकि वो इंटरनलाइज हो गए हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट ट्रीटेड कॉन्टिन्यूसली विद बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, राइट, या पार्किंसनिज्म में अगर हम हाई डोज ऑफ लीवोडोपा देते हैं तो ये आगे चल के लेस रिस्पॉन्सिव होता है, क्यों, क्योंकि डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाता है। चेंजेज में भी ब्रॉट अबाउट, ये केडी त्रिपाठी में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है। इसमें जो मैकेनिज्म समझाई गई है कि जैसे मास्किंग और इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर ये डिसेंसिटाइजेशन की वजह बनते हैं, तो ये फेनोमेना ऑफ डिसेंसिटाइजेशन है। यहाँ पे देखिए आप जो भी 1 मिलीग्राम या जो भी अमाउंट माइक्रोग्राम है यहाँ पे यूनिट, तो 1 माइक्रोग्राम आपने दिया, इतना रिस्पॉन्स आया। इसके बाद सडन आपने उसकी डोज को बहुत ही ज़्यादा कर दिया, हाई कर दिया। हाई करने से रिस्पॉन्स तो बढ़ गया लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर पूरे क्या हो गए, डिसेंसिटाइज। तो जब डिसेंसिटाइज हो गए तो नेक्स्ट स्टेप पे जब आप इतना दे रहे हैं 1 माइक्रोग्राम तो आपको सेम रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों, उसकी वजह क्या है कि फेनोमेना ऑफ डिसेंसिटाइजेशन, वो क्या हो गए, रिसेप्टर इंटरनलाइज हो गए हैं। अब जब आप कुछ देर वेट करते हैं, ये वेट करने का साइन है, जब आप कुछ देर वेट करते हैं और उसके बाद 1 माइक्रोग्राम देते हैं तो आपको रिस्पॉन्स पहले जैसा मिलता है। तो ये एक मैकेनिज्म है इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर की, फिनोमेना ऑफ डिसेंसिटाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। डिक्रीज्ड सिंथेसिस या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर, तो डिक्रीज्ड सिंथेसिस मतलब या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन को हम बोलेंगे डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन इज पर्टिकुलरली एग्जिबिटेड बाय टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ये टायरोसिन जो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर है ये टायरोसिन काइनेज से ही
प्रोड्यूस होता है। जबकि जो हम इसकी अगर बात करें होमोलॉगस या हेटेरोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की, तो ये जीपीसीआर के थ्रू होते हैं। अब हेटेरोलॉगस या होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन क्या है, देखिए जैसे सपोज करिए हिस्टामिन है, तो हिस्टामिन और एसिटाइल कोलिन दोनों कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मूथ मसल की, लेकिन चूंकि ये दोनों अलग अलग आप एंडोजीनियस सब्सटेंस है, तो हिस्टामिन अपने रिसेप्टर से होगा, एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से होगा, लेकिन दोनों का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल पे, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें ये चीज कही गई है कि हेटेरोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन में अगर हम कोई एक चीज को, चाहे हिस्टामिन को चाहे एसिटाइल कोलिन को, डिक्रीज्ड बाय एक्सपोजर टू एनी वन ऑफ दीज एगोनिस्ट, अगर हम एक एगोनिस्ट का एक्सपोजर लंबे समय तक कर दें तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। तो दूसरा डिसेंसिटाइज हो जाता है, जिस वजह से जिसको बोलते हैं हेटेरोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन, showing that mechanism of response fluctuation become less efficient. However, often desensitization is limited to agonist of the same receptor. जबकि ज़्यादातर हम जो ये यहाँ पे पूरा डिसेंसिटाइजेशन पढ़े या जो ओवरऑल पढ़ते हैं, वहाँ पे हम होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन की बात करते हैं। तो जो बोथ होमोलॉगस या हेटेरोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन है, बेसिकली ये इन केस ऑफ जीपीसीआर होता है, और जबकि डाउन रेगुलेशन ऑफ द रिसेप्टर ये टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में भी होता है, राइट। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स एंड ऑर्फन रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।